प्रिय शिष्यों, क्या आपने कभी विचार किया है कि भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश क्या प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त है? क्या वास्तव में भारत के सभी लोग इतनी समझ रखते हैं कि वे राष्ट्र के हित में सही निर्णय ले सकें? या फिर हम केवल अपने स्वार्थों के पीछे दौड़ते हुए इस महान राष्ट्र की दिशा को धूमिल कर रहे हैं? यह प्रश्न केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक चुनौती है। आज हम इस पर गहराई से विचार करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में प्रजातंत्र हमारे लिए उचित है या नहीं। भारत का इतिहास राजतंत्र की गाथाओं से भरा पड़ा है। मेरे समय में, जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी, प्रजातंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा और उसके सलाहकारों, मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा शासन चलता था। राजा का निर्णय सर्वोपरि होता था और प्रजा उसका अनुसरण करती थी। यह इसलिए संभव हो पाता था क्योंकि राजा का चरित्र और उसका आचरण ही प्रजा के लिए आदर्श होते थे। यथा राजा तथा प्रजा, यह कथन हमारे समाज का मूल मंत्र था। लेकिन राजतंत्र का यह अर्थ नहीं था कि राजा के निर्णय सदैव सही होते थे। अगर राजा का चरित्र दूषित हो तो उसका शासन भी भ्रष्ट हो जाता था। उदाहरण के लिए, नंद वंश का पतन मैंने स्वयं देखा, जब धनानंद जैसे भ्रष्ट शासक ने प्रजा को अत्याचार और अन्याय के गर्त में धकेल दिया। ऐसे समय में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाकर एक नए युग की शुरुआत की। लेकिन यह तब संभव हुआ जब एक विद्वान, एक गुरु और एक रणनीतिकार के रूप में मैंने सही दिशा प्रदान की। अब आइए हम प्रजातंत्र के मूल अर्थ पर विचार करें। प्रजातंत्र अर्थात प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा स्थापित की हुई व्यवस्था। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें प्रजा स्वयं अपने शासक चुनती है और उनका निर्णय ही शासन की दिशा निर्धारित करता है। लेकिन क्या सभी लोग इतने समझदार, शिक्षित और राष्ट्रवादी होते हैं कि वे राष्ट्र के हित में निर्णय ले सकें? अगर शिक्षित हो, समझदार हो और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देती हो, तो प्रजातंत्र सबसे उत्तम शासन प्रणाली हो सकती है। लेकिन अगर प्रजा अज्ञानी हो, स्वार्थी हो और तात्कालिक लाभ के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा दे, तो यही प्रजातंत्र विनाश का कारण बन सकता है। आज के भारत में प्रजातंत्र की यह व्यवस्था कैसे कार्य कर रही है? देश को दिशा देने का कार्य करने वाले संसदीय सदस्य लोकसभा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। यह चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं और इनमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब जनता बिना सोचे समझे अपने स्वार्थों के लिए वोट देती है। किसी ने जाति के आधार पर वोट दिया, किसी ने धर्म के नाम पर, किसी ने पैसों के लालच में, और किसी ने बस इसलिए कि उसे एक समय की शराब मिल गई। ऐसे में जो उम्मीदवार चुनकर आते हैं, वे राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? आरक्षण का मुद्दा भी प्रजातंत्र के दुष्प्रभावों में से एक है। यह व्यवस्था, जो शुरू में सामाजिक न्याय के लिए बनाई गई थी, आज राजनीतिक लाभ का साधन बन गई है। उम्मीदवार आरक्षण के नाम पर जनता को विभाजित कर उनके वोट हासिल करते हैं, लेकिन वास्तविकता में समाज का विकास रुक जाता है। जब लोगों को उनकी योग्यता के बजाय जाति या धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है, तो समाज में असमानता और बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल योग्य व्यक्तियों का विकास रुकता है, बल्कि समाज में तनाव और वैमनस्य भी बढ़ता है। अल्पसंख्यक समुदायों की मनमानी भी प्रजातंत्र के दुष्प्रभावों में से एक है। चुनावी राजनीति में अल्पसंख्यक समुदायों को खुश करने के लिए राजनेता उनके पक्ष में नीतियां बनाते हैं, जो कि बहुसंख्यक समुदाय के लिए हानिकारक हो सकती हैं। यह तुष्टीकरण की राजनीति देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। जब किसी विशेष समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, तो समाज में असंतोष फैलता है। यह असंतोष ही समय के साथ बड़े बड़े दंगों और सामाजिक विभाजन का कारण बन सकता है। प्रजातंत्र की अति स्वतंत्रता का एक और दुष्परिणाम है कि अलगाववादी सोच के लोगों को खुली आजादी मिल जाती है। वे अपने स्वार्थों के लिए देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हें प्रजातंत्र का सहारा मिलता है, तो वे खुलकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उदाहरण के लिए, अमृतपाल सिंह जैसे खालिस्तानी आतंकवादी भी देश की संसद का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले लोग सरेआम घूम घूम कर वोट मांगते हैं। अगर ऐसे लोग देश की संसद में पहुंच जाएंगे, तो देश का भविष्य क्या होगा? भारत में कानून और व्यवस्था की कमी भी प्रजातंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है।
अगर किसी अपराधी को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है तो वह कानून का सम्मान कैसे करेगा? चुनाव में जीतने के बाद ऐसे लोग कानून को तोड़ने में पीछे नहीं हटते। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले एक राज्य में एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, जो एक गंभीर अपराध के मामले में आरोपी था, चुनाव जीत गया। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रजातंत्र के नाम पर एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। प्रजातंत्र की सफलता जनता पर निर्भर करती है। जनता को यह समझना होगा कि उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। अगर वे बिना सोच विचार के वोट देंगे तो उन्हें वही नेता मिलेंगे जो देश को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए यह जनता की जिम्मेदारी है कि वे अपने उम्मीदवारों को समझदारी से चुनें। उन्हें यह देखना होगा कि उम्मीदवार की योग्यता क्या है, उसका चरित्र कैसा है और वह देश के लिए क्या कर सकता है। अब इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? यदि हम भारत को एक सशक्त, न्यायपूर्ण और स्थिर प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो इन सुधारों को लागू करना अनिवार्य है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि हम एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें जहां अपराधियों को चुनाव में खड़ा होने की अनुमति न हो। यह कैसी विडंबना है कि आतंकवादी और बलात्कारी जैसे घिनौने अपराध करने वाले व्यक्ति जेल से चुनाव लड़ सकते हैं और देश के कानून बनाने वाली संसद का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रकार के लोगों का राजनीति में प्रवेश देश की सुरक्षा और विकास के लिए खतरा है। जब तक यह समस्या बनी रहेगी तब तक देश में अच्छे और ईमानदार नेताओं का चयन संभव नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मामले लंबित हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। यह कदम हमारी राजनीतिक प्रणाली को शुद्ध और पवित्र करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दूसरा सुझाव यह है कि केवल शिक्षित और समझदार नागरिकों को ही वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। वर्तमान में भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निरक्षर है या फिर उन लोगों में शामिल है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की जटिलताओं को समझने में सक्षम नहीं हैं। यदि वोट देने वाले नागरिक ही उन मुद्दों को नहीं समझते जिन पर उनका वोट भविष्य का निर्धारण करेगा, तो प्रजातंत्र का असली उद्देश्य अधूरा रह जाता है। कम से कम 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पाने वाले नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे राष्ट्रहित में सही और गलत का विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यह शिक्षा की आवश्यकता के महत्व को भी दर्शाता है और समाज में एक अधिक जिम्मेदार मतदाता वर्ग को तैयार करता है। तीसरा सुझाव यह है कि चुनावी वादों में झूठ फैलाने वालों का नामांकन रद्द किया जाए। चुनावी वादे एक राजनैतिक दल के भविष्य की दिशा और उसकी नीतियों का प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन जब ये वादे अवास्तविक होते हैं और सीधे तौर पर जनता को आर्थिक लाभ का प्रलोभन देते हैं, तो यह एक प्रकार की रिश्वत का ही रूप होता है। अगर कोई उम्मीदवार या दल चुनावी वादों में अवास्तविक और भ्रामक वित्तीय लाभों का वादा करता है, तो उसे चुनाव आयोग के सामने यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह वादा पूरा करने के लिए कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाएगा। इसके बिना ऐसे वादों को सिर्फ झूठा प्रचार और मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास माना जाना चाहिए। यदि कोई दल इस तरह के झूठे वादों का सहारा लेता है तो उसका नामांकन तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह न केवल चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ईमानदार बनाएगा, बल्कि राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदार और विश्वसनीय बनाएगा। प्रिय शिष्यों, अगर आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो आपको इस बेकाबू प्रजातंत्र में सुधार करना होगा। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रजातंत्र तभी सफल होगा जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। आज के भारत में, जहां प्रजातंत्र एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, वहां इसकी स्थिरता और सफलता के लिए जरूरी है कि हम सही निर्णय लें और सही उम्मीदवार को चुनें। अन्यथा प्रजातंत्र का यह तंत्र भी एक विनाशकारी तंत्र में बदल सकता है। जय अखंड भारत। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।